सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। ट्रांसलेशन के क्रम में आज पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। इससे पूर्व में प्रेजेंट इंडेफिनिट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन हम कर चुके हैं। आज पास्ट की बात करते हैं। आइए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पहले तो इसकी पहचान क्या है। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, लिया, दिया आदि शब्द आते हैं। एक पहचान तो ये हो गई। इस प्रकार के वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, लिया, दिया, गया आदि शब्द आते हैं। ये पहचान। अब इनको बनाने का जो रूल है वो देखते हैं। तो पहले हम एफर्मेटिव सेंटेंस ये कैसे बनेंगे, इसका रूल क्या है। तो रूल पहला ये है, पहले सब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं और फिर ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जिसको सेकंड फॉर्म नहीं पता है तो वही सेंटेंस तो नहीं आएगा। तो ये जरूरी है उसकी सेकंड फॉर्म भी पता करना, जो वर्ब उसमें यूज हुई है। जैसे मैंने गाना गाया, मैंने गाना गाया, तो उसको कैसे बनाएंगे। आई सैंग, यानी वर्ब की जो सेकंड फॉर्म सैंग, सिंग होता है गाना गाना, और इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो गया, सैंग। आई सैंग अ सॉन्ग। एक सेंटेंस ये समझा। दूसरा सेंटेंस, मोहन ने पत्र लिखा। मोहन, अब लिखने की अंग्रेजी राइट होती है, लेकिन राइट का सेकंड फॉर्म क्या हो गया, रॉट। मोहन रॉट अ लेटर। मोहन रॉट अ लेटर। दोनों सेंटेंस एफर्मेटिव के आपके सामने हैं, रूल के अकॉर्डिंग है। सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट लगाते हैं। मैंने गाना गाया, आई सैंग ए सॉन्ग। मोहन ने पत्र लिखा, मोहन रॉट अ लेटर। इस तरह से अन्य भी बनाए जा सकते हैं। आप अगर प्रैक्टिस करें तो आप देखने को मिलेगा कि अफर्मेटिव के आप इसी तरह से बनाएंगे। अब बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंसेस, इसमें क्या है, पहला एक लेते हैं। पहले इसको रूल देख लेते हैं और फिर एग्जाम्पल। सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद
डिड नॉट लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो सेकंड फॉर्म लग रही है वर्ब की, और यदि नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग रही है, और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करता है। अब एक सेंटेंस लेते हैं। कमल ने शेर नहीं देखा। कमल डिड नॉट, और देखने की अंग्रेजी क्या होती है? सी। कमल डिड नॉट सी अ लाइन। यह भी पता चल गया आपको। दूसरा सेंटेंस और समझ लेते हैं। मैं वहां कभी नहीं गया। मैं वहां कभी नहीं गया। सब्जेक्ट हो गया आई, और कभी नहीं लिखा हुआ है तो आई नेवर वेंट देयर। अब यहां पर एक नई चीज सीखने को हमें ये मिली, अगर ये नेवर का यूज हुआ है तो यहां फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर डिड नॉट होता तो फर्स्ट फॉर्म आता। पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस बनाते समय यदि वहां नेवर का यूज हो रहा है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आई नेवर वेंट देयर। मैं वहां कभी नहीं गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। शीला ने अपना काम समाप्त नहीं किया। शीला ने अपना काम समाप्त नहीं किया। अब इसको बनाते हैं, शीला डिड नॉट फिनिश हर वर्क। शीला सब्जेक्ट हो गया, शीला डिड नॉट, और वर्क की फर्स्ट फॉर्म ये लगी गई हर वर्क। ये नेगेटिव सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट का इस तरह से बनाते हैं। अब नेगेटिव के बाद इंटरोगेटिव को समझते हैं। इंटरोगेटिव, इसमें क्या करते हैं? यदि हिंदी का वाक्य क्या शब्द से शुरू हुआ हो, शुरू हुआ हो, तो सबसे पहले क्या लगाएंगे? डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए क्या रूल है ये? यदि वाक्य क्या से शुरू हुआ हो, पहले डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसी से पता चल जाएगा। क्या तुम्हारे पिताजी कल दिल्ली गए थे?
डिड योर फादर गो टू Delhi yesterday? क्या से शुरू हुआ है? हिंदी में सेंटेंस तो डिड से शुरू करेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर तुम्हारे पिताजी यानी योर फादर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली यस्टरडे। इस तरह से ये बन गया। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या मैंने पुस्तक नहीं पढ़ी? डिड आई रीड द बुक? डिड आई रीड द बुक। यहाँ भी देखो सेंटेंस क्या से शुरू हो रहा है, डिड से ही शुरू करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और ऑब्जेक्ट लगा देना है। यहाँ तक समझ में आया? इंटरोगेटिव का जो दूसरा पार्ट होता है उसको भी समझ लेते हैं। यदि हिंदी में वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो, प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सेंटेंस गलत। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला सेंटेंस, तुम यहाँ कब आए थे? अभी है सेंटेंस तो कब यहाँ कोई प्रश्नवाचक शब्द आ गया। पहले इसकी अंग्रेजी, When did you come here? तुम यहाँ कब आए थे? सेंटेंस बन गया। पहले क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश लगा दी, फिर डिड लगेगा, सब्जेक्ट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस और देखते हैं। कल यहाँ कौन सोया था? अब ये सेंटेंस है तो पहले हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे। अब यहां पर देख रहे हैं डिड का प्रयोग नहीं हुआ, तो इस तरह के सेंटेंस में डिड का प्रयोग नहीं होता है जहां पर हु वर्ड हो। कल यहाँ कौन सोया था? हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे। लेकिन अगर यही सेंटेंस नेगेटिव होता तो डिड का प्रयोग करते, वो मैं भी बताऊंगा आपको। यहाँ पर हु सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, तभी तो ये सेकंड फॉर्म का यूज किया है, हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे। अब तीसरा एग्जांपल और देखते हैं तो ये पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। किसने पुस्तक नहीं पढ़ी? अब ये आ गया नेगेटिव। हु डिड नॉट रीड द बुक। कहने का मतलब ये है कि अगर सेंटेंस में नेगेटिव हो, अगर सेंटेंस नेगेटिव हो, नहीं का प्रयोग आया हो और हु का भी यूज हो रहा हो, तो वहां पर डिड नॉट लगाते हैं, फिर सेकंड फॉर्म की जरूरत नहीं है। हु डिड नॉट रीड द बुक।
यहाँ पर था, क्योंकि यहाँ पर ये सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है और नेगेटिव है नहीं, तो ऐसी दशा में क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। वो मैंने आपको बताया, हु स्लेप्ट हियर यस्टरडे। इंटरोगेटिव अब आप समझ चुके। दूसरा इसका क्रम में समझते हैं, यूज ऑफ लेट। अब यूज ऑफ लेट पास्ट इंडेफिनिट में ही समझ रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, वाक्य में कोई अन्य कार्य करने देता है या नहीं करने देता। अब ये छोटी सी पहचान है, तो लेट से बनाएंगे। एग्जाम्पल, वह नीच व्यक्ति किसी को चैन से नहीं रहने देता था। चूंकि पास्ट इंडेफिनिट की बात चल रही है, तो ता, था, ती, थी, ते, थे प्रयोग होंगे। वह नीच व्यक्ति किसी को चैन से नहीं रहने देता था। तो मैंने अभी बताया, कोई अन्य कार्य करने देता है या नहीं करने देता, तो लेट से बनेगा। कैसे बनेगा समझ लेते हैं। दैट मीन फेलो, नीच की हो गई मीन, फेलो व्यक्ति, डिड नॉट, दैट मीन फेलो डिड नॉट लेट anyone live peacefully. Sentence complete. That mean fellow did not let anyone live peacefully. दूसरा एग्जाम्पल और समझते हैं। मेरे माता पिता बचपन में मुझको कहीं अकेला कभी नहीं जाने देते थे। पूरा सेंटेंस क्या है, मेरे माता पिता बचपन में मुझको कहीं अकेला कभी नहीं जाने देते थे। तो इसको कैसे बनाएंगे, माई पेरेंट्स नेवर, कभी नहीं की अंग्रेजी क्या होगी, नेवर, लेट मी गो एनीवेयर अलोन इन माई चाइल्डहुड। दोनों सेंटेंस आपके सामने हैं और दोनों में ही लेट का प्रयोग किया गया है। दोनों की पहचान यही है, कोई अन्य व्यक्ति इसमें कार्य करने देता है अथवा नहीं करने देता। दोनों एग्जाम्पल, मेरे माता पिता बचपन में मुझको कहीं अकेला कभी नहीं जाने देते थे। माई पेरेंट्स नेवर लेट मी गो एनीवेयर अलोन इन माई चाइल्डहुड। और ऊपर वाला सेंटेंस बनाया, वह नीच व्यक्ति किसी को चैन से नहीं रहने देता था। दैट मीन फेलो डिड नॉट लेट एनीवन लिव पीसफुली। क्लियर हो गया। इसके बाद यूज ऑफ लेट के बाद देखते हैं यूज ऑफ देयर।
ये चल पास्ट इंडेफिनिट में ही रहा है। यूज ऑफ देयर, इसमें क्या करते हैं, इसमें सब्जेक्ट से पहले स्थान आता है। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। उस गांव में एक नंगा फकीर रहता था। अब ये इस वाक्य को हम देयर से बनाएंगे। देयर लिव्ड अ नेक्ड फकीर इन दैट विलेज। आगे देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल। उस गांव में कोई अतिथि कभी नहीं आता था। There never came a guest in that village। तो यहाँ पर दोनों जगह सेंटेंस में देयर का प्रयोग किया गया और किस दशा में किया गया, क्यों किया गया, यह भी मैंने आपको बताया। आगे इसी क्रम में और समझते हैं। कार्य पर जोर डालने के अर्थ में अब ये कैसे बनेगा भाई, इसको भी समझो। मैं वहां कल दोपहर को गया तो था। यहाँ पर जो डाल कर बात कही गई है, मैं वहां कल दोपहर को गया तो था। ठीक, तो ऐसा सेंटेंस जब बनाएंगे तो इसमें हेल्पिंग वर्ब जो डिड है उसका यूज करेंगे। आई डिड गो देयर एट नून यस्टरडे। क्या सेंटेंस बना, मैं वहां कल दोपहर को गया तो था। आई डिड गो देयर एट नून यस्टरडे। दूसरा एक एग्जाम्पल और देखते हैं। तुमने मुझको अपनी साइकिल देने से मना किया तो था। यहां भी देखो वही तो था आ गया। कैसे बनाएंगे, यू और तुरंत डिड, यू डिड रिफ्यूज, वर्ब का यूज करेंगे। टू गिव मी, यू डिड रिफ्यूज टू गिव मी योर बाइसिकल। तो कार्य पर जोर डालने के अर्थ में अगर सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है
तो वो इस प्रकार से बनता है। अब बात हुई संपन्न हमारी पास्ट इंडेफिनिट की। अब बात करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस की। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसमें क्या होता है, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। सेंटेंस क्या मतलब इसकी जो पहचान है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट की पहचान थी, वाक्य के अंत में था, थी, थे, लिया, दिया गया सॉरी आदि शब्द आते हैं। इसी प्रकार से पास्ट कंटिन्यूअस में इस प्रकार के वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आते हैं। अब एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, कैसे बनेगा। पहला सेंटेंस लेते हैं किस रूल से, पहले इसको रूल देखते हैं। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वॉज या वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। चूँकि रहा, रही, रहे ये कंटिन्यूअस को बताते हैं। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल में पहला सेंटेंस, मेरे पिताजी पत्र लिख रहे थे। क्या बनेगा, माई फादर वॉज राइटिंग, लिखने की राइटिंग हो गई, राइटिंग अ लेटर। दूसरा सेंटेंस, वे कक्षा में शोर मचा रहे थे। दे वर मेकिंग अ नॉइज, शोर मचाने की क्या हो गई, मेकिंग अ नॉइज इन द क्लास। इस तरह से ये दो सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस के एफर्मेटिव में बनाए। उम्मीद है कि आपको समझ में जरूर आए होंगे। इसके बाद एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव समझते हैं। नेगेटिव में क्या रूल है, पहले तो सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद वॉज या वर प्लस नॉट या नेवर, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगा देंगे। अब सेंटेंस को समझने के लिए एग्जाम्पल की ज़रूरत है, देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। मैं स्कूल नहीं जा रहा था। I was not going to school। करना क्या है, was या वर सब्जेक्ट के बाद लगना था, तो आई के बाद was लग गया, नॉट लग गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। और यहीं पर इंटरोगेटिव समझ लीजिए,
यदि वाक्य में क्या शब्द पहले आया हो, तो कैसे बनाएंगे? ये तो वर्ड से शुरू करेंगे या वर्ड से शुरू करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब ये तो वॉज या वर लगेगा कब? सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर। एग्जाम्पल समझते हैं। क्या तुम वहां खेल रहे थे? क्या तुम वहां खेल रहे थे? तो ये तो प्लूरल हो गया। वर यू, सब्जेक्ट तुम जो है वो प्लूरल में लेते हैं। वर यू प्लेइंग, उसके बाद बर्फ देयर। वर यू प्लेइंग देयर, ये सेंटेंस आपका बन गया। दूसरा एक और देखते हैं। यदि वाक्य के बीच में कोई प्रश्नवाचक शब्द आया हो तो कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन वर्ड पहले लगाएंगे, फिर वॉज या वर में से कोई एक, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे और फिर ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगेगा। ठीक, सेंटेंस देखते हैं। वे कहाँ सो रहे थे? तो यहाँ तो कहाँ आ गया वर्ड, तो वेयर, इसकी अंग्रेजी पहले लगेगी। वेयर वर दे स्लीपिंग? सोने की अंग्रेजी स्लीप और उसमें आईएनजी। वेयर वर दे स्लीपिंग, वे कहाँ सो रहे थे। ये सेंटेंस आपका बन गया। इंटरोगेटिव भी समझ में आया, नेगेटिव भी समझ में आया। अब इसी क्रम में आगे को और समझते हैं। यूज ऑफ लेट और यूज ऑफ देयर, तब ये पास्ट कंटिन्यूअस कंप्लीट होता है। यूज ऑफ लेट, इसमें भी क्या है, मैं अभी बता चुका हूँ। पास्ट इंडेफिनिट में जब कोई अन्य किसी कार्य को करने देता है या नहीं करने देता है तो लेट का प्रयोग करते हैं। वही यहाँ पर करके देखते हैं एग्जाम्पल से। वह मुझको अपने साथ चलने दे रहा था, क्योंकि सेंटेंस पास्ट कंटिन्यूअस है, रहा था। तो कैसे बनाएंगे? ही वॉज लेटिंग मी accompany him. He was letting me accompany him. वह मुझको अपने साथ चलने दे रहा था। दूसरा एग्जाम्पल, क्या भंवरे मधुमक्खियों को फूलों का रस चूसने दे रही? क्या भंवरे मधुमक्खियों को फूलों का रस
चूसने दे रहे थे। ये हो गया सेंटेंस। अब इसको बनाएंगे, क्योंकि क्या से शुरू हुआ है, वर द बीटल्स letting the honeybees suck the sap of the flowers. Were the beetles letting the honeybees suck the sap of flowers. इस तरह से जो यूज़ ऑफ लेट है उसके मैंने आपके सामने 2 सेंटेंस दिए, और यहाँ से आपको लेट का प्रयोग समझ में आया होगा पास्ट कंटिन्यूअस में कैसे करते हैं। उद्देश्य मेरा सिर्फ यही है बताने का कि पास्ट कंटिन्यूअस में लेट का प्रयोग कैसे करते हैं, कौन सी दशा होती है। तो दशा आपके सामने है। इसके बाद यूज ऑफ देयर, इसके बाद देखते हैं यूज ऑफ देयर। यूज ऑफ देयर, इसमें क्या है, सब्जेक्ट से पहले स्थान आ जाता है तो वहाँ देयर का प्रयोग करते हैं। इसको भी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल की मदद से। कवि के दिमाग में, लो आ गया, कवि के दिमाग में अनेक प्रतिमाएं तैर रही थी। There were floating many images in the mind of the poet. There were floating many images in the mind of the poet. दूसरा एग्जाम्पल, उसकी नाक से खून क्यों बह रहा था। ये कैसे बनेगा, क्योंकि इंटेरोगेटिव है तो क्या करेंगे, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश बनाएंगे। वही was there flowing blood from his nose। यहाँ पर देखो दोनों जगह पर देयर का प्रयोग किया गया है, और देयर का प्रयोग शुरू में सब्जेक्ट से पहले कार्य का जो स्थान हो वो स्थान को बताता है। तो यहाँ पर भी क्या आ गया है, स्थान आ गया कवि के दिमाग में और उसकी नाक। तो इस कंडीशन में आप देयर से सेंटेंस बनाएंगे। वाई वॉज देयर फ्लोइंग ब्लड फ्रॉम हिज नोज। इस तरह से आज हमने आपके समक्ष जो चर्चा की है वो चर्चा क्या की, पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूअस दो प्रकार के सेंटेंस बनाने की विधि को समझा, और बहुत ही संक्षिप्त और आसान तरीके से समझा। इसके बाद बाकी इसमें 2 परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस समझेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए मेरे साथ, इसी तरह से अपना सहयोग देते रहिए। मिलते हैं, धन्यवाद।